मेरे ख्याल से हम लोग लाइव हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज का टॉपिक काफ़ी ज्वलंत टॉपिक है और जब भी इस तरह की घटनाएं होती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पूरी की पूरी जो अतीत से वर्तमान तक की चीज़ों को लेके मैं आपको उस टॉपिक के बारे में समझाने का प्रयास करूं। और ऐसा ही टॉपिक आज आप लोगों के सामने है, चीन ताइवान संघर्ष अतीत से वर्तमान तक। इस टाइप का ऑलरेडी देखिए यहाँ पे एक टॉपिक में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था रसिया यूक्रेन युद्ध को लेके, और पुनः आप लोग देख रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ठीक वैसे ही घटना यहाँ पे चीन ताइवान संघर्ष को लेके हमें देखने के लिए मिल रही है। अब पूरे के पूरे इसके कारणों की हम लोग जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल मीडिया के माध्यम से दिखाया तो जा रहा है, लेकिन एक जो एक्चुअल जो तस्वीर है ऐसा लग रहा है कि उभर के सामने नहीं आ रही है, जिसका वजह से समस्या भी यहाँ पे हो रही है स्टूडेंटों के साथ। इसीलिए मेरी कोशिश यही होगी कि देखिए जो संघर्ष है यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये हमेशा जो इसका जो बीज है कहीं ना कहीं आप ठीक है इतिहास में यहाँ पे छुपा होता है। अगर उस इतिहास को आप अच्छे तरीके से जान लेंगे तो जो भी करेंट सिनारियो है उससे आपको लिंक करने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, या फिर चाहे किसी भी एग्ज़ाम में ठीक है, चाहे वो मेंस हो गया, इंटरव्यू में हो गया, ठीक है, आप अच्छे तरीके से इस टॉपिक के साथ, इस सब्जेक्ट के साथ भी पूरी तरीके से आप डील कर पाएंगे। पूरा पूरा देख पा रहे इंटरनेशनल रिलेशन से, ठीक है, ये बिलोंग करता है पूरी तरीके से। समझे हम लोग, ठीक है, कि इसमें भारत कहाँ खड़ा है, चीन कहाँ खड़ा है, अमेरिका खड़ा कहाँ है। इसके अलावा अमेरिका की जो हिपोक्रेटिक जो नीति है उसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चीन का जो इतिहास रहा है उसे भी जानेंगे, और ख़ासकर इसमें ठीक है कोरियाई जो संकट है सबको चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ताकि एक एक चीज़ें पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ पे अमेरिकन हिपोक्रेसी। देखिए अमेरिकन हिपोक्रेसी, अमेरिका की दोहरी नीति, या फिर अमेरिका को कितने लोग दोगलेपन की भी नीति यहाँ पे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान को लेके। आपको पता है अफ़गानिस्तान को जलता ठीक है पूरी तरीके से छोड़ के अमेरिका यहाँ पे चला गया। दूसरे नंबर पे आता है यूक्रेन, बिल्कुल यहाँ पे अभी वर्तमान में बर्बाद हो चुका है। और तीसरा वो अगर देखा जाए तो कुछ कुछ उसी के राह पे यहाँ पे ताइवान भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे यूक्रेन के द्वारा, यूक्रेन के लोगों के द्वारा रसिया के खिलाफ कितना एग्रेसिव रुख यहाँ पे अपनाया गया, ठीक वहाँ ताइवान के द्वारा भी अगर देखा जाए तो एक एक जो नागरिक है पूरी तरीके से चीन के खिलाफ यहाँ पे खड़ा है। तो क्या ताइवान यूक्रेन की तरह भूल नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है? चौथे चीज़ अगर हिपोक्रेटिक की बात करें हम लोग चाइना की, तो यह है चीन की ड्रैगन की नीति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि चीन अगर ड्रैगन बना है तो उस ड्रैगन को बनाया कौन है? इसका एक सवाल है। इस ड्रैगन को अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका ने अपने तुष्टीकरण की नीति को अपनाते हुए देखिए चीन को पूरी तरीके से ड्रैगन बना दिया। और यही है ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाएंगे डसना तो नहीं छोड़ेगा। अब ड्रैगन जब बन गया तो आग उगलेगा ही उगलेगा, सामने चाहे कोई भी हो वो तो जलेगा ही जलेगा। अब वर्तमान में यही हाल है, सामरिक संकट को लेके अमेरिका के साथ यहाँ पे खड़ी है। एक कहावत है, ठीक है ना, मतलब बोया है बबूल तो फिर आम कहाँ से पाओगे। यही हाल है। ये परफेक्ट जो लाइन है मुझे याद आ रहा है, जो कि अमेरिका के संदर्भ में इसे समझने की, देखने की हमें ज़रूरत है। पूरा हम लोग जानेंगे। यहाँ पे कार्टूनिस्ट के द्वारा देखिए कितना अच्छा बात लिखा गया है कि ताइवान इंडिपेंडेंस है, मतलब ताइवान बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं चाइना की वन पॉलिसी को लेके। अब चाइना की वन पॉलिसी क्या है अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग वर्तमान जो स्थिति क्या है यहाँ पे, क्यों मामला इतना यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं चीन का यहीं का पूरा जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पे, ठीक है। और इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये जो इलाका है छोटा सा, लगभग चीन से 160 किलोमीटर की दूरी पे ताइवान आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब वर्तमान सिनेरियो क्या है तो देखिए अमेरिकन जो स्पीकर है यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, मैंने अमेरिका की जो निचली सदन है उसको आप कंपेरिजन कर सकते हैं भारत की लोकसभा से। और जो स्पीकर है तो भारत के जो स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला, उनका जो पद से पूरी तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। उनका नाम है नैन्सी पेलोसी, ध्यान रखिएगा नैन्सी पेलोसी। अब नैन्सी पेलोसी को देखिए यहाँ पे ताइवान की यात्रा हो रही है, ध्यान रखिएगा ताइवान की यात्रा हो रही है।
अब जो नैन्सी पेलोसी का जो बैकग्राउंड रहा है, बहुत ही ह्यूमन राइट्स को लेके यहाँ पे एग्रेसिवनेस रहा है, और ह्यूमन राइट को लेके तो चाइना बिल्कुल यहाँ पे ठीक है गड्ढे पे है, वो कुछ करता तो है नहीं ह्यूमन राइट्स को लेके चीन। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चीन का जो हमेशा से नैन्सी पेलोसी विरोध करती रही है, खासकर मानवाधिकार जैसे मुद्दों के लेके। अब यही आपको समझना है कि जो चीन है, देखिए वन चाइना पॉलिसी अपनाता है, अर्थात जो चीन है वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत, कितने लोग लगता है कि वन चाइना पॉलिसी मतलब एक बच्चा, मैंने भारत में है ना 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी, तो जब भी चाइल्ड की बात आती है तो यहाँ पर स्टूडेंट को लगता है कि 2 बच्चे 3 बच्चे, नहीं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि पूरा का पूरा यहाँ पे चाइना एक है, पूरा का पूरा चाइना एक है, मतलब जो ताइवान है यहाँ पे, ये चाइना का पूरी तरीके से अभिन्न भाग है। ध्यान रखिएगा, चाइना का अभिन्न भाग है। अब यही आपको समझना है वन चाइना पॉलिसी को लेके कि अगर चाइना जो है अपने आप को, ध्यान रखिएगा, चाइना जो है अपने आप को वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को रखता है, और वहाँ जब नैन्सी पेलोसी जा रही है तो उम्मीद की किरण, स्वाभाविक सी बात है कि ताइवान के लोगों में जग जाएगी। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी जो ताइवान के जो हैं या फिर वहाँ की जो जनता है, उनको तो लगेगा ही लगेगा कि भाई अमेरिका हमें बिल्कुल एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में मानता है, इसीलिए हमारे यहाँ एज ए चीफ गेस्ट बन के आ रहा है, जैसे कि नैन्सी पेलोसी अभी आई हुई है। तो ताइवान की स्वतंत्रता को लेकर यहाँ पे वहाँ के लोगों में एक एग्रेनिस मतलब एग्रेसिवनेस यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल रही है। दूसरी तरफ देखिए, ठीक इसके उल्टा प्रभाव पड़ेगा कि जहाँ चीन अपने आप को ताइवान को अभिन्न हिस्सा मानता है, तो जो चीन के लोग तो विरोध करेंगे। अब खुद सोचिए, कश्मीर को लेकर अगर पाकिस्तान दावा ठोके, चाइना दावा ठोके कि हमारा है, तो भारत के लोगों का सेंटिमेंटल जुड़ाव कितना अधिक है कश्मीर से, किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पे तैयार होंगे। ठीक यही आज वर्तमान में चीन के साथ हो रहा है। इस चीज़ का आपको समझना होगा कि चीन में भी क्या हो रहा है, तो विरोध हो रहा है। अब विरोध जो हो रहा है, देखिए चीनी जनता विद्रोह कर रही है, सड़कों पे आ जा रही है कि देखो ताइवान तो हमारा है। अब इससे क्या होगा कि सरकार पे बर्डन आ जाएगा, और सरकार किसकी है, शी जिनपिंग के। ध्यान रखिएगा, शी जिनपिंग। अब शी जिनपिंग है, ठीक है, अब अगला बार जो है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चाइना अमेंडमेंट के माध्यम से ये कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। पहले नहीं था, पहले 2 ही बार था, लेकिन शी जिनपिंग ने करवा लिया है, अपना रास्ता पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे टर्म के लिए शी जिनपिंग, ठीक है, एक अच्छा उम्मीदवार है। हो सकता है कि लाइफ टाइम ही बने रह जाए, जिससे कि पुतिन ने किया हुआ है। अब यहाँ पे शी जिनपिंग ने हार्ड पावर अपनाना शुरू कर दिया। सोचिए, अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे अगर कुछ हो जाए, हमारे सैनिक मारे जाएँ, अगर सरकार अगर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगी, तो सोचिए कोई भी भारत के नागरिक उसको वोट देगी, कभी नहीं देगी। यही समस्या है। शी जिनपिंग ने हार्ड पावर को यहाँ पे पूरी तरीके से अपना लिया, और हार्ड पावर है क्या, तो बिल्कुल सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया, अपने सेना का मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। कैसे किया, नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे समझने के लिए मिल जाएगा। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस मैप को बखूबी देखिए। अब यहाँ पे जो हार्ड पावर के तहत चाइना क्या कर रहा है, तो टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। पहला तो नाम से ही लग रहा है कि टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन है, माने एक जो होता है ना, जो अभ्यास जो सेना जो कर रही है, ठीक है, सैन्य अभ्यास जिसे बोला जाता है, वैसा दिखाई नहीं दे रहा। कैसे कर रही है, देखिए पूरे के पूरे जो ताइवान को देखिए घेर लिया है सब। ठीक है, 6 जगहों से यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे 6 जगहों से पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि जो भी नेवी है, नेवी के साथ साथ इनका एयरफोर्स है, हर जगह मोबिलाइज कर रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मेरी टाइम जो बाउंड्री का है, जो समुद्री सीमा का पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। जैसे समुद्री जो सीमा होता है 12 नॉटिकल माइल, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है 1 नॉटिकल माइल बराबर मेरे ख्याल से 1.6 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे करेंगे तो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास आएगा। अर्थात यहाँ पे 22 किलोमीटर जो चाइना से जो दूरी है, जो भी सीमा लाइन है, जो भी समुद्री लाइन है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 9.5 किलोमीटर, यहाँ पे 16.5 किलोमीटर, यहाँ पे 18.5 किलोमीटर। ये क्या कर रहा है, चीन पूरी तरीके से मनमानी कर रहा है, और चाइना की बाउंड्री ताइवान की बाउंड्री से जाके अपना ठीक है मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर रहा है। यहाँ से देखिए सैन्य अभ्यास के नाम पे अब इसके ऊपर से देखिए गोला फेंक रहा है, यहाँ फेंक रहा है, यहाँ फेंक रहा है, यहाँ फेंक रहा है। अब कोई भी यहाँ पे आप समझना चाहिए आपको, ठीक है, जब भी इस तरह की गतिविधियाँ होगी तो कोई देश
शांत बैठेगा? भारत को ही ले लीजिए, जब भारत में यहाँ पे जब पूर्वी बंगाल था, यहाँ पे इधर यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान था, और यहाँ पे पश्चिमी जब पाकिस्तान हुआ करता था, जब पाकिस्तान अपनी ठीक है मिलिट्री मोबिलाइजेशन हो गया, फिर एयरफोर्स फाइटर जेट जब यहाँ से उड़ती थी, यहाँ जाती थी, तो भारत के लोगों का और फिर भारत की जो सरकार थी उसका नींद पूरी तरीके से हराम होता था। समझ पा रहे कितना समस्या होता है। अब यही चीज़ यहाँ पे ताइवान के लोगों के साथ हो रहा है, ठीक है। और अभी वर्तमान में देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज़ जो चैनल वाले मतलब कर रहे हैं कि भाई तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है, होने वाला है। अभी इतना आसान नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड वार के स्टेज में आना, लेकिन इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है। और ख़ासकर यहाँ पे देखेंगे तो जो भी ताइवान का जो पोर्ट है, देख पा रहे हैं ना, जो भी ये पोर्ट है यहाँ पे, इन सारे पोर्ट को लगभग यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है। दूसरी मैप में आप यहाँ पे यह देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ताइवान, यहाँ से जो ठीक है, यहाँ से जो यहाँ पे व्यापार होता है, ध्यान रखिएगा, लगभग वर्ल्ड का 22% के आसपास व्यापार इसी ताइवान के रास्ते से होकर यहाँ पे होता है। तो जब इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, तभी पिछले कुछ दिनों से जैसे कि यहाँ पे तेल हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है, खाद्यान्न पदार्थों के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमेशा होगा ना, यहाँ पे पूरी तरीके से जो सप्लाई चेन है पूरी तरीके से जब रुकेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पे समस्या आएगी, तो स्वाभाविक सी बात है डिमांड अधिक होगा और सप्लाई कम होगी, तो आपको पता है कि प्राइस किसी का भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास की तरफ मोड़ने का प्रयास करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है, क्या है इन दोनों के विवाद। अब इसका जो जड़ है आपको हिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा, और हिस्ट्री का मैं किसी तरह से गुणगान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि कोई भी जो घटना है ना, इतना तो अब सब आपको पता लग गया, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसके जड़ को जानने के लिए आपको पीछे तो जाना पड़ेगा। और पीछे जा रहे थे इसका मतलब कि आपका पास्ट है, अतीत है, और वो हमें हिस्ट्री से तो हमें यहाँ पे पता लग सकता है। इसीलिए मजबूरी है मुझे पीछे ले जाके आपको दिखाना कि देखिए पहले कैसे था, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। 1911 में चीन की अगर इस स्थिति को देखा जाए, ठीक है, तो बिल्कुल ही यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से चीन में राजतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी। तो इसको मैंने दो भागों में बांट दिया है। पहला जो यहाँ पे देख पा रहे हैं चीन में, ठीक है, पहले मैंने 1911 का पहले यहाँ पे चीन क्या था, तो बिल्कुल एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। और 1911 के बाद यहाँ पे चीन क्या होगा, तो अर्ध गणतंत्रात्मक की तरफ मूव करेगा। ऐसा लगेगा कि चीन गणतंत्र बन जाएगा, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे पहले क्या था, अब थोड़ा सा मैं लिंक करने की कोशिश करता हूँ भारत को। देखिए 1911 तक भारत ब्रिटिशर का एक अच्छा खासा गुलाम बन चुका था। बहुत सारे जो विदेशी जो शक्तियाँ थी ऑलरेडी भारत में यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुकी थी। तो क्या आप बगल में ही यहाँ पे चाइना है तो लोग चीन को छोड़ देगा? सोचिए, चीन को भी नहीं छोड़ेगा। पुर्तगाली से लेके, अंग्रेज से लेके, अमेरिकन से लेके, फ्रांसीसी, जापान, सब यहाँ पे चीन पे यहाँ पे डेरा यहाँ पे डाले हुए थे। सोचिए, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि उस समय देखिए 1911 के पहले देखेंगे तो चीन में यहाँ पे किंग राजवंश की यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्थापना हो चुकी थी, बहुत पहले हो चुकी थी। किंग राजवंश का यहाँ पे शासन चल रहा था। तो ये किंग राजवंश में डिपेंड करता है ना, शासक, किसी भी राजवंश में शासक की योग्यता ही उसके प्रजा की मतलब भलाई पे डिपेंड करता है। शासक ही योग्य नहीं रहेगा तो समझिए तो फिर उसका देश बर्बाद होना तय है। और यहाँ पे किंग राजवंश जब था, इसी समय कई सारी यहाँ पे जो विदेशी प्रभुत्व धीरे धीरे स्टेबलाइज होना शुरू हो गए, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जापान। इसमें दो देशों ने तो पूरी तरीके से गंद मचा दिया। पहला तो था यहाँ पे ब्रिटेन, दूसरा था यहाँ पे जापान। ब्रिटेन वालों ने क्या शुरू किया था, तो आपको पता है कि ब्रिटेन वाले तो बहुत हद तक देखा जाए तो चीन को तो यहाँ पे कुछ दे नहीं सकते थे, इसीलिए ब्रिटेन ने चीन को देने के लिए भारत से अफीम भेजना शुरू कर दिया। जब भारत से चीन में अफीम जाना शुरू कर दिया तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि देखो भाई, विदेशी लोग हम लोगों को पूरी तरीके से अफीम खिला रहा है सब। अब यहीं पे आप देखेंगे तो अफीम युद्ध भी होगा यहाँ पे, ठीक है। और इस अफीम युद्ध में यहाँ पे किंग राजवंश की हार हो जाएगी, क्योंकि विद्रोह हुआ तो राजवंश को लगा कि भाई प्रजा में तो समस्या है, ठीक है, तो हमें इस अफीम को यहाँ पे रोकना होगा। जैसे यहाँ की मोनार्ची सिस्टम, किंग राजवंश ने इस अफीम के मतलब आयात को रोकना चाहा, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे युद्ध हो गया और इसमें इस किंग राजवंश की मुँह की खानी पड़ी। अब सोचिए, ब्रिटेन चंद भर मुट्ठी भर लोग यहाँ पे
उतने बड़े राजवंश को उन लोगों ने पराजित कर दिया, तो कोई भी देश क्या इस चीज़ को झेल पाएगा? ऑलरेडी देखिए 1905 में क्या हुआ था, तो जापान ने रसिया को हरा दिया था। मंचूरिया जैसे क्षेत्रों पे देखेंगे तो रसिया को हरा दिया था। उसमें एक कहावत चल पड़ा था कि एशियाई बौने ने यूरोपीय दैत्य को या फिर इतने बड़े दैत्य को पूरी तरीके से हरा दिया। तो वहाँ पे भी देखेंगे तो समस्या आएगा, वहाँ पे भी आगे चल के 1917 में देखेंगे तो वहाँ पे भी रूस की क्रांति होगी। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शुरू करना हो गया, तो देखिए लोगों के द्वारा यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई हमारी जो राजा है निकम्मा है, इसको खत्म करो, खत्म करो, लोकतंत्र लाओ। वहाँ पे बहुत सारे एक से एक यहाँ पे नेता भी आने लगे। बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो दो दो विद्रोह शुरू हो गए, ताइपिंग और बक्सर विद्रोह। तभी अब किंग राजवंश अपना भाई जान बचाने के लिए क्या किया, तो ये अंग्रेजों से यूरोपियों से जाके मिल गया और इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह और बक्सर विद्रोह को दबा दिया। अब जो भी वहाँ के चीनी जो राष्ट्रवादी लोग थे भाई उनको लगा कि हमने ज़रूर कुछ न कुछ कमी की है, बिना तैयारी का हमने ठीक है युद्ध किया है। इतने बड़े मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता वाले जो हथियार जो था सब यहाँ पे किंग राजवंश को थमा दिया गया। अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से साथ दिया, यूरोपियों ने पूरी तरीके से साथ दिया, तो हमें भी कुछ इसी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और फिर इसमें नाम आता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1911 के बाद से यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट नाम आता है। पहला नाम आता है यहाँ पे सन्यात सेन का। सन्यात सेन वेल एजुकेटेड आदमी थे, ध्यान रखिएगा। वो जो यूरोप में हो गया, अमेरिका में था, उनकी पढ़ाई हुई थी, तो उनको लगता था कि देखो भाई ये तो अच्छा लोग है, तो फिर चीन में आके फिर इतना शोषण क्यों कर रहा है, अपनी स्वार्थ पूर्ति को ये किस हद तक यहाँ पे जाकर पूरा कर रहा है। तो सन्यात सेन को बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि देखो कुछ भी है विदेशी शक्ति, और विदेशी शक्ति हमेशा हमारे लिए पे नुकसानदेह होगा। जैसे कि दादा भाई नौरोजी को लगा था कि ब्रिटिशर बहुत अच्छे हैं, भारत में आएंगे, डेवलप करेंगे, लेकिन जल्दी ही दादा भाई नौरोजी को समझ में आ गया। अब यही चीज़ था सन्यात सेन को लेकर, लेकिन तब सन्यात सेन को लगा कि हमें भाई एक पार्टी बनानी होगी, लोगों को उसमें जोड़ना होगा। इसीलिए सन्यात सेन ने एक पार्टी बनाया जिस पार्टी का नाम था कुओमितांग दल, अर्थात इसी को आगे चलकर राष्ट्रवादी दल यहाँ पे बोला गया। अब यही जो कुओमितांग दल है वर्तमान में न्यूज़ चैनलों के द्वारा KMT बोला जा रहा है। अब परिचित नहीं है तो लगेगा नहीं, सर से ऊपर निकल जाएगा KMT क्या है, यही है कुओमितांग दल KMT। अब सन्यात सेन का जो यहाँ पे साथ दिया, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है इवान शिकाई। माना जाता है कि इवान शिकाई किंग राजवंश के अंतर्गत ही कार्य कर रहा था एक सेनापति के रूप में। तो इवान शिकाई उनकी कमियों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। फिर सन्यात सेन और इवान शिकाई में ध्यान रखिएगा संधि हो गया। इवान शिकाई ने उत्तरी चाइना की तरफ मोर्चा संभाला, सन्यात सेन ने दक्षिणी चाइना की तरफ, और इन दोनों ने मिलकर क्या किया, तो किंग राजवंश को हरा दिया। अब किंग राजवंश को जब हरा दिया तो अब चाइना में केंद्रीकृत सत्ता का अभाव हो गया। अब यहाँ पे सन्यात सेन और इवान शिकाई ने, ठीक है, जो संधि किया था उस संधि के माध्यम से सन्यात सेन ने इवान शिकाई को सपोर्ट कर दिया कि लो भाई तुम अब चीन की सत्ता को संभालो। और इवान शिकाई को, यह ध्यान रखिएगा, 1911 में यहाँ पे इसको राष्ट्रपति बना दिया। लेकिन ये था, ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी ये राजवंश के अंतर्गत सेनापति हुआ करता था। अब इसको एक स्वेच्छाचारी शासन का जो, ठीक है, आदत जो, ठीक है, मतलब लग गया था या देखा था, ये भी उसी राह पे यहाँ पे चल पड़ा। सोचिए सन्यात सेन को मैंने धोखा दे दिया, समझ रहे हैं ना, पीठ पीछे होता है ना चूड़ा, मतलब छूड़ा घोंप देना, कुछ इस टाइप का किया कि गणतंत्र के नाम पे देखो ठेंगा थमा दिया। तो इवान शिकाई, लेकिन वही है कि अब किसी का कृत्य कितने दिनों तक चलेगा। जल्दी ही इसकी मृत्यु हो गई, 1916 में इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं आएगी। 1916 में जब इसकी देखिए मृत्यु हो गई, तो अब 1916 के दरमियान आप देखेंगे तो बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं भी यहाँ पे चल रही होती है। अब इसको सन्यात सेन के फ्रेम में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यही है सन्यात सेन, बहुत ही मतलब जो चाइना का कह सकते हैं कि एक बहुत, माने अगर एक सक्सेस हो जाते तो मैंने ये मान के चलिए कि चीन आज कम्युनिस्ट नहीं बिल्कुल, बल्कि एक, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में यहाँ पे मौजूद होता। लेकिन खैर देखिए क्या हुआ है। सन्यात सेन, इनका जो 3 कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, गणतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद को लेके, धर्मनिरपेक्षता को लेके, क्योंकि बहुत ही वेल एजुकेटेड थे तो इस बात को भली भांति समझते थे कि किसी भी देश को विकास करने के लिए इन 3-4 चीज़ें किसी भी देश के लिए पिलर यहाँ पे, ठीक है, होती है। इसी को लेकर फॉलो कर यहाँ पे चल रहे थे। लेकिन हुआ क्या था, देखिए 1916 में तो, ठीक है, जो केंद्रीकृत जो सत्ता थी इवान शिकाई के पास, बेचारा उसकी तो मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद यहाँ पे सन्यात से इतना बड़ा चेहरा भी नहीं थे चीन में कि भाई उसके मृत्यु होने के बाद जस्ट राष्ट्रपति बन जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1916 से लेके
1921 के बीच चीन में केंद्रीकृत सत्ता का अभाव होने की वजह से होता है ना कि भाई कोई किसी का माई बाप ही नहीं है, तो गृह युद्ध छिड़ गया। अब जो विदेशी जो लोग था वो लोग खूब मजा उठाया। सब ब्रिटेन वगैरह क्यों चाहेगा, सोचिए, वो तो चाहेगा कि आपस में ठीक है लड़ो करो मरो। भारत में तो भाई लड़ मरो नहीं रहा था, सब देखिए फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से पूरी तरीके से भारत को लुटाई किया। यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे चीन में गृह युद्ध चल रहा है। अब यही है कि 1916 में देखिए जब घटनाएं हो रही है तो एक 1917 का भी दौर आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। रसिया में जो परिवर्तन आएगा, खासकर वहाँ पे जब रसिया में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो जाएगा लेनिन के नेतृत्व में, तो आपको पता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा ही रंग बदलता है। बगल में रसिया में कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है और चाइना में इधर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हुई है, विदेशी शक्ति यहाँ पे मौजूद है। तो इस बात को सन्यास सिंह भली भांति यहाँ पे समझ रहे थे, लेकिन चूंकि सन्यास सिंह को ये भी पता था कि देखो कम्युनिस्ट जो कंट्री है कभी भी गणतंत्र का सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अब देखिए सन्यास सिंह यहाँ पे क्या करते हैं, तो देखिए क्या हुआ। 1917 में रूस की क्रांति के बाद से 1921 में चीन में भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया। 1924-25 में आपको पता है कि भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था एम.एन. रॉय के नेतृत्व में। तो 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे गठन हो गया। अब 1921 में ही ठीक है राष्ट्रपति पद के लिए अब यही था कि सन्यात सेन ने इन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ करके संधि करके दोनों में सामंजस्य बैठा के विदेशियों को मैंने भगाने का लालच दे के, आप मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि हम भाई चीन का विकास करना है पूरी तरीके से, क्योंकि समाजवाद तो था इनके ड्रीम में। और समाजवाद और वर्सेस यहाँ पे अगर कम्युनिस्ट है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ यहाँ पे अट्रैक्शन जरूर यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। तो 1921 में यहाँ पे ध्यान रखिएगा सन्यात सिंह को यहाँ पे चीन का राष्ट्रपति बना दिया गया, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से। तो जब तक सन्यात सेन थे यहाँ पे, मतलब कुओमितांग दल और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को साथ में लेके यहाँ पे चल रहे थे, बड़ा शानदार तरीके से सरकार चला रहे थे। लेकिन है ना, अच्छे लोग भगवान जल्दी बुला लेते हैं। 1925 में ध्यान रखिएगा इनकी मृत्यु हो गई। अब 1925 में मृत्यु हुई तो यहाँ पे कुओमितांग दल से जो एक व्यक्ति आएगा, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि यही है झमेला का कारण, चियांग काई शेक। इसी को मैं ताइवान लिख देता हूँ, ताइवान, आगे मैं बताऊँगा क्यों मैंने लिखा चियांग काई शेक। अब चियांग काई जो शेक आया पूरी तरीके से जैसे किंग राजवंश ने किया, कि किंग राजवंश ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए यूरोपियों का, ब्रिटिशरों का सहयोग लेना शुरू कर दिया। ठीक वही काम चियांग काई शेक ने किया कि कुओमितांग दल, मैंने राष्ट्रवादी दल का ये मेंबर था और यही जब राष्ट्रपति बन गया तो इसने साम्यवादियों को, मैंने जो चीनी कम्युनिस्ट थे, इनका निर्मम दमन करना शुरू कर दिया। सोचिए, निर्मम दमन करना शुरू कर दिया। किसके माध्यम से? इसको सपोर्ट कर रहा था सब, ठीक है, यूरोपीय लोग इसको सपोर्ट कर रहा था, खासकर ब्रिटेन वासी इसको बड़ी मात्रा में सपोर्ट कर रहे थे। गोला बारूद, बम, समझ रहे ना, आधुनिक जो हथियार, सरकार भी इसके पास थी, पैसा भी इसके पास अधिक था। अब यहीं से देखिए समस्या यहाँ पे शुरू होती है। अब यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का रोल आता है माओ त्से तुंग का, जिसका नाम आप लोग भली भांति ठीक है इसके नाम से परिचित होंगे। अभी शी जिनपिंग को भी बोला जा रहा है कि दूसरा माओ त्से तुंग शी जिनपिंग यहाँ पे बनने वाला है। देखिए कैसे माओ त्से तुंग, यहाँ पे देख रहे हैं गोल मटोल सा चेहरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1931 में देखिए यहाँ पे चीनी कम्युनिस्ट दल का प्रमुख बन गया। ध्यान रखिएगा 1931 में चीनी कम्युनिस्ट दल का प्रमुख बन गया, एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में ये पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया। बीजिंग यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक लाइब्रेरी है, माना जाता है कि वहीं पे स्टडी करता था। साम्यवादियों को बड़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया, फिर साम्यवादियों की तरफ इसका झुकाव यहाँ पूरी तरीके से बढ़ने लग गया। अब यहाँ पे मामला क्या हो गया, राष्ट्रवादी वर्सेस साम्यवादी। अब राष्ट्रवादियों में कौन है, चियांग काई शेक, और साम्यवादी में कौन है यहाँ पे, तो माओ त्से तुंग। अब दोनों में 36 का आंकड़ा है, अर्थात अगर दूसरे चश्मे से आपको दिखाया जाए तो ये हो जाएगा पूंजीवादी वर्सेस साम्यवादी। अर्थात चियांग काई शेक पूंजीवादी का सपोर्ट कर रहा था, यूरोपियों का सपोर्ट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था, और यहाँ पे साम्यवादी। और पता है एक मयान में दो तलवार आपको कभी नहीं रह सकता है, यही चीज हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे जो साम्यवादी चियांग काई शेक, इसको समझ में आ गया कि देखो पूंजीवादी ये लोग है तो शहरों तक सीमित है, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे साम्यवादी विकास धारा को बढ़ाने के लिए चियांग काई शेक बड़ा अच्छा पहल करेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा आपको समझना होगा कि देखिए साम्यवादी जो, ठीक है, जो पार्टी की स्थापना की गई थी, खासकर हम लोग बात करें रसिया की, उससे पहले अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में देखिए यहाँ पे जिसका शोषण हो रहा था वहाँ पे तो एक मजदूर वर्ग था ब्रिटेन में। फिर उन मजदूरों को
समझ रहे हैं ना, माओ ने सॉरी मार्क्स ने एक करने का प्रयास किया, बोला भी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों के जंजीरों के। लेकिन वही चीज देखिए, जब रसिया में जब आया, मैंने सोवियत रूस में आया, तो लेनिन ने उसमें मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी शामिल किया। अब ठीक वैसे ही देखेंगे यहाँ पे, तो माओ से तुंग चूंकि ये भी भली भांति साम्यवादी गतिविधियों से परिचालित हो रहा था, तो रूस उस समय अपने आप को साम्यवाद का एक पिता के रूप में अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे माओ से तुंग कोई कम नहीं था। इसने क्या किया, तो इसने किसान और मजदूर माने किसानों को सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, किसानों को सबसे बड़ा रूप में इस साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया। सोचिए, ये बहुत बड़ा माओ से का अचीवमेंट है कि किसानों को उसने शामिल किया, क्योंकि भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, लेकिन भारत में उस कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत किसान कभी भी एकजुट नहीं हुए। क्योंकि भारत का किसान इतना तो समृद्ध होता ही है कि 2 वक्त की रोटी अपनी, ठीक है, मतलब कमा सके, उपजा सके, और जब उतना कर सकता है तो जनसंख्या भी बढ़ा सकता है, शादी विवाह भी कर सकता है, वैवाहिक बंधन भी बना सकता है। तो मोह माया भारत के किसानों में सबसे अधिक था। लेकिन चाइना में देखिए, इसने किसानों को साथ में किया, ध्यान रखिएगा, किसानों को साथ में किया, मजदूरों को यहाँ पे साथ में किया, और इनके शोषण को दिखाया कि देखो तुम्हारा कैसे शोषण हो रहा है। कुल मिला के माओ भी अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग गया, क्योंकि अब सरकार तो चियांग काई शेक के नेतृत्व में यहाँ पे, ठीक है, चल रहा था, तो पावरफुल तो यहाँ पे वहीं होगा। 40 लाख सेना चियांग काई शेक के मैंने राष्ट्रवादी दल में थे, और 10 लाख सेना लगभग यहाँ पे माओ ने बना लिया। लेकिन फिर भी 40 लाख सेना देखिए यहाँ पे भारी पड़ जाएगा। इसने नीली कुर्ती के गठन किया था, और माओ ने लाल कुर्ती का गठन किया था। अब नीली कुर्तियों ने लाल कुर्ती को खदेड़ना शुरू किया, तो एक लॉन्ग मार्च आता है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग मार्च। माना जाता है कि चीन से, ठीक है, उत्तर से लेकर जो है ना, ड्रैगन का जो इमेज में बता ऐसे करके बना दूँ, तो उत्तर से लेकर यहाँ पे दक्षिण तक, ध्यान रखिएगा, सॉरी, दक्षिण से लेकर उत्तर तक ये लोग लॉन्ग मार्च किया था, लगभग 6000 नॉटिकल माइल के आसपास, लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास ये लोग लॉन्ग मार्च किया था। सोचिए, तो इतना आसान नहीं था माओ से तुंग के लिए रास्ता। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे चियांग काई शेक की जो नीति है, यहाँ पे साम्यवादियों का दमन करना, तो आपको लोगों को मतलब बखूबी यहाँ पे समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थोड़ा एक एक, ठीक है, मतलब होता है ना, मतलब माला, मोती की माला, उस धागे को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब अगला जो जुड़ेगा यहाँ पे जापानी आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए जापान जो है ना, मतलब जापान की जो विदेश जो नीति है शुरू में देखेंगे बड़ी ही आक्रामक रही है, क्योंकि पूरे के पूरे एशिया में सर्वप्रथम जो औद्योगिक जो क्रांति हुआ वो जापान में ही हुआ। दूसरी बात आप देखेंगे तो जापान अपने आप को एशियाई देशों की कैटेगरी में सबसे सर्वश्रेष्ठ में रखता था। उसको यही था कि भाई एशिया में हमारी बराबरी करने के लिए कोई नहीं है, और अपनी बराबरी यूरोपीय और अमेरिका जैसे देशों से करता था। तो जापान में भी तो अहम तो था ही, यहाँ पे घमंड तो था ही। सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले जापान की विदेश नीति को आप देख लीजिए, बहुत ही आक्रामक मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1895 में जापान ने क्या किया था, तो ताइवान पर अधिकार कर लिया था। ताइवान पर अधिकार किया था जापान ने। आज जो कोरिया आप देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, पूरा का पूरा वो जापान के अंडर कंट्रोल में था। 1895 में ताइवान पर अधिकार किया। 1931 में देखिए मंचूरिया पर अधिकार कर लिया, जब चियांग काई शेक, ध्यान रखिएगा, चियांग काई शेक जब चीन का राष्ट्रपति बना हुआ है, तो उसके समय मंचूरिया पर अधिकार किया गया। क्या वहाँ की जनता कभी भी बर्दाश्त कर पाएगी? इसका मतलब कि कहीं न कहीं जो गरीब लोग हैं, वहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, सब चियांग काई शेक के खिलाफ हो रहे हैं। यही नहीं रुका, जब जापान यहाँ पे 1937 में नानकिंग पर भी अधिकार कर लिया। अब सोचिए यहाँ पे जब दो जगह अधिकार यहाँ पे हो रहा है, और बेचारा चियांग काई शेक पूंजीवादियों के साथ हाथ में हाथ मिला के, ठीक है, चेस पे चेस लड़ा रहा है, और साम्यवादियों का, अपने ही लोगों का दमन कर रहा है, बजाय कि जापानियों को खदेड़ा जाए। तो समस्या होगी कि नहीं होगी यहाँ पे? इसी का फायदा यहाँ पे माओ से ने उठाया, वहाँ के लोगों को, ठीक है, वहाँ की सिंपैथी को, चाइनीज लोगों की सिंपैथी को गेन करना यहाँ पे शुरू कर दिया। अब वो दौर आ गया यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, क्योंकि आपको पता होगा मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब यहीं से इक्वेशन आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत बनाना होगा। मित्र राष्ट्र में देखिए एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ फ्रांस है, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक तरफ आगे चल के देखेंगे यहाँ पे तो यूएसए भी आएगा। धुरी राष्ट्र में देखेंगे तो एक तरफ यहाँ पे जर्मनी है, एक तरफ देखेंगे तो इटली हो जाएगा, एक तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जापान हो जाएगा। इसमें एक कंट्री और छूट रहा है आगे चल के, इसमें यूएसएसआर भी मिल जाएगा, सोवियत जो रूस है।
अब देखिए, अब इसमें क्या होगा तो आपको पता है कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी में जो भी यहाँ पे परमाणु बम जापान के द्वारा गिराया गया पर्ल हार्बर पे, तो यूएसए भी इसमें शामिल हो गया। अब यूएसए का शामिल होने का मतलब कि प्रशांत महासागर में, यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रशांत महासागर में पूरी की पूरी जो जापान है, ठीक है ना, उसकी जो नौसैनिक जो सेना है उसकी मुँह की खानी पड़ी, बड़ी कस के गिरा जापान, ठीक है। और यहाँ पे यूएसए ने हर तरीके से यहाँ पे जापान को यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज करना यहाँ पे शुरू कर दिया। अब जापान सब जितना भी क्षेत्र पे अपना ऑक्युपाई किया था, कंट्रोल किया था, चीन को तो मैंने समझ रहे ना, जापान ने मैंने बिल्कुल प्रोस्टिट्यूट बना के रखा हुआ था। सोचिए उस समय बड़ी समस्या थी। 1945 में यहाँ पे जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और यहीं से फार्मोसा द्वीप पर पुनः चीन का अधिकार हो गया। अब फार्मोसा द्वीप कोई और नहीं है, यही है ताइवान, जो कि उस समय किंग राजवंश के समय, ध्यान रखिएगा, किंग राजवंश के समय जापानियों ने चीन से यहाँ पे छीना हुआ था। फार्मोसा द्वीप का मतलब क्या हो गया? ताइवान। अब यही देखिए ताइवान का लिंक यहीं से जुड़ रहा है, तो फार्मोसा द्वीप पर पुनः चीन का यहाँ पे अधिकार हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए राष्ट्रवादी वर्सेस जो साम्यवादी जो संघर्ष चीन में पूरी तरीके से जारी था, अर्थात चियांग काई शेक वर्सेस माओ त्से-तुंग, ठीक है। अब अमेरिका ने यहीं से तुष्टीकरण की नीति को अपनाना शुरू कर दिया। अब तुष्टीकरण की नीति कैसे अपना रहा है? यही है अमेरिका की तुष्टीकरण की नीति। मैंने शुरुआत में आप लोगों को बोला हुआ था, अमेरिका की हिपोक्रेटिक की नीति, और कई सारे इतिहासकारों के द्वारा, मतलब ठीक है, कई थोड़ा गंदे गंदे भद्दे भद्दे गालियों से भी नवाजा जाता है, दोगलेपन की नीति, दोहरी नीति, द्वैध नीति। तो आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखिए अमेरिका की तुष्टीकरण की नीति यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखते चलिए। देखिए इसी दरमियान मैंने ये पूरा घटना जो क्रम है ना, ये बार बार बोलता हूँ। देखिए ये चेस देखते हैं ना, चेस आप लोग खेलते होंगे, चेस एक, ठीक है, उसमें कोई भी अगर एक जो प्लेयर है आगे बढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर होता है, तभी एक प्लेयर को आप आगे बढ़ाते हैं। वहीं इतिहास है, यहाँ पे एक साथ आपको कई सारी चीज़ों पे आपको नज़र दौड़ानी पड़ती है, तभी जाके धागा खुल के आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 1945 में क्या हुआ था? तो यूएनओ का गठन हुआ। अब यूएनओ का गठन हुआ था, आपको ध्यान है कि यूएनओ को गठन जब हुआ तो यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के में प्रावधान लाया गया, जिसमें ठीक है परमानेंट मेंबर का भी इसमें प्रावधान था। अब 1945 में देखिए जब यूएनओ का गठन यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस सब इसमें शामिल था। अब जो अमेरिका के लिए यही उसकी तुष्टीकरण की नीति को आपको समझना है। देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान यहाँ पे एक राष्ट्र संघ बना होगा, मैंने बना होगा नहीं, बना था, आपको ध्यान होना। और इस राष्ट्र संघ का जो हेड था ब्रिटेन था, और यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रांस था। ब्रिटेन था, ध्यान रखिएगा, और फ्रांस था, बिल्कुल हेड था यहाँ पे इस राष्ट्र का। लेकिन इनकी असफलता ने आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध को करा दिया। अब यहाँ पे इस चीज़ को भली भांति यहाँ पे अमेरिका समझ रहा है कि देखो ब्रिटेन, फ्रांस को अगर हम रखे हुए हैं सिक्योरिटी काउंसिल का अगर परमानेंट मेंबर बनाए हैं, तो यूरोप में चल के या फिर एशिया में चल के इनकी मनमानी होनी ना पड़े, ठीक है। इसीलिए उसने गैर यूरोपीय देशों पे फोकस करना शुरू कर दिया। और गैर यूरोपीय देश में यहाँ पे ध्यान रखिएगा चीन को यहाँ पे अस्थायी सदस्य बना दिया। अब सोचिए 1945 में जब चीन अस्थायी सदस्य जब बना हुआ था यूएनओ का, तो उस समय चीन में सरकार किसकी थी? चियांग काई शेक की। राष्ट्रवादी जो दल था चियांग काई शेक, वही था उस समय। अभी आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए 1945 में इसने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्शल योजना लाया चीन के लिए। ध्यान रखिएगा चीन के लिए मार्शल योजना, ठीक है। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति रूम में, या फिर मैं एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन था, लेकिन 1945 में मार्शल योजना यहाँ पे चीन के लिए लाया गया। अब ये मार्शल योजना क्या था यहाँ पे? तो इसमें बताया गया था कि देखो आपस में जो लड़ रहे हो भाई तुम लोग, मतलब एक नेशनलिज्म पार्टी और दूसरा यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी, लड़ना बंद करो और जितना क्षेत्र तुम लोगों ने ऑक्युपाई किया है उतने पे तुम लोग रहो। अब चूंकि मामला देखिए यहाँ पे सोवियत रूस का भी आ रहा है, चूंकि 1945 के बाद सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते ही कोल्ड वर्ल्ड वार का भी दौर शुरू हो जाएगा। और कोल्ड वर्ल्ड वार में आपको पता है कि विश्व में दो जो बड़ी शक्तियां, एक तो सोवियत रूस खुद आ गया, एक अमेरिका भी आ गया। अब आपको समझना है कि जब सोवियत रूस आ गया, एक तरफ अमेरिका आ गया, तो चीन बिल्कुल अब क्या कर रहा है, तो चीन का सोवियत रूस से अटेंशन जो है, ठीक है, शुरू से यहाँ पे बढ़ ही रहा था। इधर माओ का जो प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा था, आपको पता है, और माओ का सोवियत रूस से बड़ा गहरा संबंध था।
इधर जो यहाँ पे नेशनलिस्ट था सब, ठीक है, मैंने चियांग काई शेक था, इसका संबंध ब्रिटेन और फ्रांस से बड़ा अच्छा था। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन और फ्रांस से बड़ा अच्छा था, जो पूंजीवादी देश था। इसका मतलब कि अगर इन दोनों में लड़ाई होगा, इन दोनों में लड़ाई होगा, तो फिर से मजबूरन अमेरिका को आना पड़ेगा ब्रिटेन फ्रांस को साथ देने के लिए, अर्थात सोवियत रूस को यहाँ पे टैकल करने के लिए। तो फिर पूरा का पूरा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। और ये लाया ही किस लिए गया है? विश्व आर्थिक शांति के लिए लाया गया है। अब यहीं से अमेरिका की हमें तुष्टिकरण की नीति हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो 1945 में आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया कि मार्शल योजना लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, अमेरिका को। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 1949 की चीनी क्रांति। अब यही समझना है कि देखिए, अब चियांग काई शेक की सरकार गिर रही थी, लोगों में मतलब अलोकप्रिय उसकी जो नीतियों से, घटनाओं से उसको लोग मान ही नहीं रहे थे। और इधर जो माओ त्से तुंग था, बिल्कुल ही एग्रेसिवनेस मतलब अपना रहा था, लोगों को बता भी रहा था देखो राजनीतिक की जो शक्ति है ना, बंदूक की गोली से प्राप्त होती है। इसीलिए जब तक चियांग काई शेक को भगाएंगे नहीं, राष्ट्रवादियों को चीन से भगाएंगे नहीं, तब तक विदेशियों को भगाना पूरी तरीके से यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए वो दौर आ गया यहाँ पे, यही है यहाँ पे माओ त्से तुंग। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, राष्ट्रवादी वर्सेस यहाँ पे साम्यवादी, राष्ट्रवादी वर्सेस साम्यवादी। चियांग काई शेक को खदेड़ना शुरू कर दिया। अब यही जो चियांग काई जो शेक था यहाँ पे भाग कर कहाँ आ गया? फार्मोसा द्वीप पे आ गया, ताइवान पे आ गया। अब ताइवान में देखेंगे तो उस समय ताई लोग वहाँ पे रहा करते थे। ताई लोग मतलब एक जो साम्राज्यवाद के अधीन जो भी यहाँ पे किंग जो साम्राज्य था, ठीक है, तो ताई लोग यहाँ पे रहते थे। जापानी लोगों ने कंट्रोल किया था, तो बहुत सारे कुछ यहाँ पे, ठीक है, जापानीज लोग भी यहाँ पे आ चुके थे। तो समझना था वहाँ पे, ठीक है, एक थोड़ा वो होता है ना, मिक्स कल्चर टाइप वहाँ पे डेवलप हो रहा था। लेकिन चियांग काई शेक को तो फार्मोसा द्वीप 1945 में मिल गया। और जब वहाँ से मेन जो चाइना का जो बाउंड्री अभी देख रहे हैं, वहाँ से जब माओ त्से तुंग ने उसको खदेड़ना शुरू किया, वहाँ के लोगों ने मारना शुरू किया, कम्युनिस्टों ने, बेचारा भाग के फार्मोसा द्वीप पे आ गया। अर्थात राष्ट्रवादी दल कहाँ आ गया? कुओमिंतांग दल आ गया फार्मोसा द्वीप ताइवान में। अब आया तो देखिए, सॉरी, इतना आसान नहीं था। यहाँ पे आके उसने मार्शल लॉ लगा, मैंने मार्शल लॉ वो वाला नहीं है, तभी मैंने जो बताया मार्शल लॉ मतलब यहाँ पे सेना, मतलब सेना का जो होता है ना लॉ, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, ठीक है, लगाया गया था, वैसे यहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया था कि ताइवान के लोग किसी तरीके से मतलब हमें, ठीक है, हिंसक गतिविधियाँ ना हो जाए ताइवान के लोगों से। 10 लाख सेना लेके आया हुआ था और काफ़ी मार काट भी हुआ था। माना जाता है कि लगभग 2000 से ऊपर ताई लोग इसमें मारे गए थे, सोचिए। लेकिन फाइनली अब यहीं पे आकर चियांग काई शेक यहाँ पे आ गया। और यही जो आया, इसी को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान रखिएगा, ROC, अभी यही नाम चल रहा है, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इसको USA ने पूरी तरीके से मान्यता दे दी। सोचिए, USA ने ताइवान को पूरी तरीके से मान्यता दे दी, क्योंकि आपको यहाँ पे इक्वेशन समझना होगा, ठीक है, उस कोल्ड वार के दौर में इक्वेशन समझना होगा कि एक तरफ जहाँ जो कम्युनिस्ट लोग बिल्कुल सोवियत रूस के पास, अर्थात जो माओ त्से तुंग था सोवियत रूस के साथ है, तो अब यहाँ पे जो आ रहा है ऑलरेडी जो चियांग काई शेक है, तो शुरू से ही एक कैपिटलिस्टों के साथ था, ब्रिटेन के साथ था, अमेरिका के साथ था। अब इसको यहाँ पे सपोर्ट कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, USA ने मान्यता दे दी, परमाणु छतरी प्रदान कर दिया इसको। सबसे बड़ा बात सोचिए, 1949 के दौर में परमाणु छतरी, उस समय चाइना ने, मेन जो चाइना है उस समय तो चल रहा था भाई माओ त्से तुंग वगैरह, वहाँ पे थोड़े डेवलप हुआ था। इस परमाणु छतरी का भय दिखा के ताइवान को बिल्कुल यहाँ पे मेन जो चाइना की बाउंड्री से फार्मोसा द्वीप को सेपरेट कर लिया गया। समझ रहे इस चीज़ को? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 13 देशों ने अभी इस ताइवान को मान्यता दिया हुआ है कि भाई सही में चीन यहाँ पे आई है। 13 देश, सोचिए लगभग अभी पूरे वर्ल्ड में 196 के अराउंड यहाँ पे कंट्री है, 13 देशों ने इसको मान्यता दिया हुआ है, ठीक है। अब जो चाइना है, जो मेन जो चाइना है, यही जो मेन जो चाइना अपने आप को पीपल रिपब्लिक ऑफ, ठीक है, चाइना बोलता है, ठीक है, मैंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, PROC। तो PROC जब भी आप नाम सुनेंगे तो बड़ा ड्रैगन का याद कीजिएगा, और ROC का नाम सुनिएगा तो छोटा जो फार्मोसा द्वीप को आप लोग याद कीजिएगा, कभी कोई समस्या आपको नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कोरिया संकट और ताइवान से अमेरिका की निकटता, ठीक है, कि आखिर ताइवान से अमेरिका इतना निकट कैसे आ गया। अब इसको कोरिया संकट और मजबूत बनाएगा।
अब ये कोरिया संकट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक धागा आपको खुलेगा। देखते हैं ना, गोलू मोटोलू, ठीक है, उत्तरी कोरिया का हेड किम जोंग, जानेंगे सब। तो ये है यहाँ पे कोरिया संकट 1950 से 1953 के दरमियान बहुत बड़ा ये घटना हुआ है कोरिया संकट। देखिए 1910 तक संपूर्ण कोरिया पर जापान का अधिकार था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। लेकिन 1945 में जब जापान का आत्मसमर्पण हुआ तो जो भी उसका क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में जो लोग थे यहाँ पे, ठीक है, मित्र राष्ट्रों की कैटेगरी में थे, क्योंकि विजित जो क्षेत्र है उस पर ऑक्युपाई करेगा, तो विजित क्षेत्रों के द्वारा सारा क्षेत्रों को यहाँ पे कंट्रोल किया जाने लगा। अब देखेंगे तो जो कोरिया का उत्तरी जो भाग है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कोरिया जिसे बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ कोरिया पे सोवियत रूस की बाउंड्री से काफ़ी वो लगती थी, तो भाई उसने अपना कंट्रोल कर लिया। अब अमेरिका को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ है, अमेरिका ऑलरेडी ताइवान में आ चुका है, तो आपको समझना होगा कि जस्ट गया ताइवान से, और जो साउथ कोरिया में इसने अपना कंट्रोल कर लिया। और दोनों के बीच एक बाउंड्री यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया, ध्यान से देखिए 38 डिग्री, ये जो 38 डिग्री यहाँ पे निर्धारित किया गया, बोला गया यही 38 डिग्री एक नॉर्थ कोरिया है और एक यहाँ पे साउथ कोरिया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से शुरू हो जाता है साम्यवाद वर्सेस लोकतंत्र। चूंकि अब सोवियत संघ ने जहाँ उत्तरी भाग पे अपना कंट्रोल किया था, तो वहाँ पे तो साम्यवादी गतिविधियों को बढ़ाएगा, और यहाँ पे अमेरिका ने जो दक्षिणी भाग पे अपना कंट्रोल किया था, तो चूंकि अमेरिका हमेशा ही अपने आप को लोकतंत्र के पिता के रूप में, लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में स्टेबलाइज करता है। अब यहाँ पे संघर्ष होना यहाँ पे शुरू हो गया। अब यही जड़ है, देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखते चलिए। 1950 तक आते आते देखिए उत्तर कोरिया से रहा नहीं गया, क्योंकि हमेशा ही देखिए जो कम्युनिस्ट है एग्रेसिवनेस की तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अब यहीं से आपको समझना है, ठीक है। और उत्तर कोरिया ने जैसे ही दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, ये भी आपको ध्यान देना है कि दक्षिण कोरिया पे आक्रमण मतलब कि यूएसए पे आक्रमण। यूएसए ने भी अपनी सेना को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, सीधे चला गया है कहाँ तक, उत्तर कोरिया तक। अब यही माना जाता है कि उत्तर कोरिया तक गया तो बहुत अधिक जो सोवियत जो यहाँ पे जो सेना थी, ठीक है, बिल्कुल मतलब हार चुकी थी, थक चुकी थी। यहीं से चीन ने बैकअप अपना भेजना शुरू कर दिया। लगभग माना जाता है कि 10,000 के आसपास अपना चीनी सेना ने, माने माओ ने भेज दिया। सोचिए, माओ ने भेज दिया कि जाओ अमेरिकियों को मार के भाई गिरा देना है तुम लोगों को। अब यहीं से अब जो मेन जो चीन था, ध्यान रखिएगा, मेन जो चीन था और अमेरिका के बीच यहाँ पे दुश्मनी यहाँ पे पनपने लगी। अब ऐसे में फ़ायदा किसको मिलेगा, ताइवान को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताइवान को। 1953 में यह युद्ध खत्म हो गया और दो स्वतंत्र राष्ट्र यहाँ पे सामने आ गए, एक नॉर्थ कोरिया और एक यहाँ पे साउथ कोरिया। और यही 1953 में इन दोनों देशों का जन्म होता है, जो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में मौजूद है, ठीक है। अब अमेरिका और ताइवान के बीच अब हुआ कि भाई सुरक्षा संधि करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तरी कोरिया पे चीन ने अपनी सेना को भेजा, क्या पता कि किसी दिन ताइवान पे भी अपना, ठीक है, अटैक करके सेना भेज के इसको कर ले। तो अमेरिका ताइवान सुरक्षा संधि को लेके एक बहुत बड़ा यहाँ पे संधि के रूप में आप जान सकते हैं, ठीक है। साफ साफ इसमें प्रावधान किया गया था कि हर हाल में ताइवान को अमेरिका सुरक्षा देगा, ऑलरेडी परमाणु छतरी प्रदान कर दिया था। अब 1961 में देखेंगे तो अब चाइना से भी नहीं रहा गया। चाइना ने भी उत्तरी कोरिया को, ध्यान रखिएगा, सबसे खास, ध्यान रखिएगा, सबसे खास अजीज दोस्त के रूप में बना लिया। साफ साफ बोला कि उत्तरी कोरिया पे अटैक करने का मतलब कि चीन पे है, चीन पे अटैक करने का मतलब है कि उत्तरी कोरिया पे है। ऐसे ही होता है ना बायलैटरल एग्रीमेंट। अब यहाँ पे मामला क्लियर हो गया, देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्राइसिस हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, संकट है यहाँ पे। यही है ताइवान जल, ठीक है, डमरू मध्य। देखिए पहला ताइवान जो जल डमरू मध्य संकट हुआ था 1954 में हुआ था। 1954 में यहाँ पे माओ ने क्या किया था, ध्यान रखिएगा, माओ ने, ठीक है, तो सेना के माध्यम से माना जाता है कि इधर आना शुरू कर दिया था, ऑक्युपाई करने का प्रयास करना शुरू किया। कि ये जो ताइवान जो जल डमरू जो मध्य है ना, यही है बीच की बाउंड्री, कि इतना हिस्सा इधर ताइवान की तरफ है और इतना हिस्सा इधर चीन की तरफ है। अब ध्यान रखिएगा, ताइवान जल डमरू मध्य, इसी को क्रॉस करने का मतलब है कि तुमने ताइवान पे अटैक कर दिया है। सोचिए, पहला ताइवान जल डमरू मध्य संकट हो गया, 1954 में हुआ था। और उस समय अमेरिकी जो प्रधानमंत्री था हैरी ट्रूमैन, ठीक है, हैरी ट्रूमैन, इसने एकदम पूरा होता है ना आक्रामक विदेश नीति का परिचय दिया हुआ 7वां बेड़ा भेज दिया जस्ट यहाँ पे कि जाओ। 7वां बेड़ा देखते सब भाग के सब चीनी सब कहाँ चला गया, वापस चला गया, परमाणु बम से लैस था सब। सोचिए,
दूसरी बार फिर से नहीं रहा गया यहाँ पे। दूसरा ताइवान जलडमरू मध्य संकट आया 1958 में। इस समय भी माओ से तुंग था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय जो अमेरिकी प्रधानमंत्री थे आइजनहावर था, ध्यान रखिएगा, आइजनहावर। तो देख रहे हैं माओ कितना एग्रेसिव हो रहा है। 1962 याद कर लीजिए, ठीक है, भारत चीन युद्ध यही चल रहा था, भारत चीनी भाई भाई, ठीक है। और क्या हुआ 1961-62 में अटैक हुआ माओ के नेतृत्व में। समझिए इस चीज़ को आपको, ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग चीन अमेरिका की घनिष्ठता। अब लग रहा होगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, सब चीज़ क्लियर करना है आपको। चीन अमेरिका घनिष्ठता, आज भले अमेरिका चीन को गरिया ले, चीन अमेरिका को गरिया ले, समझ रहे, एकदम ठेठ समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन बायलेटरल एग्रीमेंट अगर आप लोग देखेंगे तो कितना बिलियन डॉलर का है इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मजाक नहीं है सब चीज़, समझिए, ठीक है। नीचे के लोग देखते रह जाएंगे, ऊपर के लोग सारा मजा मार के चले जाएंगे। तो देखिए चीन अमेरिका जो घनिष्ठता है, देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पे शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अब शीत युद्ध का दौर तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही शुरू हो गया था और विश्व दो खेमों में बट रहा था, एक तरफ कम्युनिस्ट एक तरफ कैपिटलिस्ट। तो शीत युद्ध में देखिए इसी समय 1971 के दौर में देखेंगे तो निक्सन की चीनी यात्रा हुई। यही है निक्सन भाई साहब, ठीक है, मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति है। निक्सन की चीनी यात्रा हुई, एकदम अकस्मात हुआ। सोचिए अब चीनी यात्रा क्यों हुई, तो चीन चूँकि सबसे बड़ा सहयोगी देश के रूप में सोवियत रूस का यहाँ पे साथ दे रहा था, तो अमेरिका को तो यही नीति है कि सबसे पहले किसी भी देश को, ठीक है, अगर कोई दुश्मन है तो उसके दोस्तों को, समझ रहे हैं ना, मैंने पंगु करो, चाणक्य नीति जिसको बोला जाता है ना, कि सबसे पहले दोस्तों को क्या करो, ख़त्म करो, बेचारा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। वो भी ना हो तो उसकी अमेरिका की नीति है कि भाई वो उसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी को डैमेज करो, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो निक्सन की चीनी यात्रा हुई और इसने चीन से यहाँ पे क्या कर ली, दोस्ती कर लिया। अब चीन से दोस्ती करने का मतलब कि एक मयान में दो तलवार, यही है ना, बायलेटरल जो एग्रीमेंट है। देखिए चीन के साथ कर रहा है तो ताइवान के साथ क्या है, ये दोगलेपन की नीति इसको नहीं कहा जाएगा। खुद सोचिए आप, ताइवान से इसने दूरी बनाना शुरू कर दिया अपने, ठीक है, फायदे के लिए। अब चीन की जो वन चाइना जो पॉलिसी था इसने मान्यता दे दिया। सोचिए चीन की जो वन चाइना पॉलिसी 1971 में जो जियांट जो चाइना है, ठीक है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको मान्यता दे दिया कि देखो अब यूएनओ में यही जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल का जो फिक्स जो परमानेंट जो मेंबर है यही है। ताइवान वाला हट गया, समझ रहे हैं आप, यूएनओ को साफ साफ मान्यता दे दिया यहाँ पे। चीन का यहीं से आर्थिक पुनरुत्थान शुरू हो गया, क्योंकि चीन को कोई पूछता नहीं था उस समय तक। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में कोई पूछता नहीं था चीन को, लेकिन क्यों पूछा जाने लगा। होता है ना, जब गांव में कोई, जब गरीब जो आदमी होता है, ठीक है, कोई नहीं पूछता है, लेकिन एक बार उसके सर पे एक अमीर व्यक्ति का हाथ आ जाए, फिर देखिए सारे गांव के लोग पूछने लगेंगे। यही हाल हुआ, बिल्कुल ही चाचा चौधरी की तरह उसने चीन के साथ व्यवहार किया, चीन को फ़ायदा मिला। चीन का आर्थिक पुनरुत्थान माना जाता है कि यहीं से यहाँ पे शुरू हो गया। और माना जाता है कि इसी दरमियान, क्योंकि बिल्कुल पाकिस्तान शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के गोदी में बैठ चुका था, तो पाकिस्तान को परमाणु बम माना जाता है कि चीन के सपोर्ट से यहाँ पे हो पाया। सोचिए किसकी देन है, निक्सन की देन है। समझ रहे कहाँ से कहाँ जा रहा है मामला। तो परमाणु बम चीन को यहाँ पे सपोर्ट मिल गया बनाने के लिए। 1979 में चीन ने आर्थिक उदारीकरण यहाँ पे शुरू कर दिया। चीनियों को दिखाना नहीं था। आज देखिए चीन की लगभग 11-12 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है। अमेरिका का लगभग 21 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है। कितना तेज़ी से चीन यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इस चीज़ को अब समझना होगा। 1776 में अगर अमेरिका आज़ाद हुआ है, तो अगर चीन देखा जाए तो महज 1949 में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में स्टेबलाइज हुआ है। लेकिन देखिए कितना जल्दी इसके पीछे पीछे यहाँ पे एकदम बिल्कुल दौड़ रहा है, आ रहा है, आधे से अधिक चला गया है। तो चीन ने आर्थिक उदारीकरण यहीं से करना यहाँ पे शुरू कर दिया। चीन को बहुत अधिक फायदा हुआ, लेकिन चीन तो ठहरा एक कम्युनिस्ट कंट्री। चीन ने, ठीक है, लोकतंत्र की निर्मम हत्या करना यहाँ पे शुरू कर दिया। ठीक है, इस दरमियान कई सारे छोटे बड़े आंदोलनों को दबाया गया, टैंक चला दिया जाता था चीन में। अब इससे अमेरिका बड़ा परेशान था कि भाई ये चल क्या रहा है, क्योंकि चीन को क्या लाना है, अमेरिका को लाना है लोकतंत्र। यही सबसे बड़ा, समझ रहे हैं ना, अमेरिका की यही सबसे बड़ी समस्या है।
अमेरिका हमेशा से ही डेमोक्रेसी का पसंदर रहा है, और डेमोक्रेसी मतलब कहीं न कहीं लोग कैपिटलिस्ट भी बोलते हैं कि भाई डेमोक्रेसी जिस देश में सबसे अधिक अगर लोकतंत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट वासियों का भी अच्छा खासा ग्रोथ होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही है कि जो जितना करेगा उतना पाएगा। इस चीज़ को आपको समझना है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अमेरिका लोकतंत्र का रक्षक। देखिए अब कैसे इसका जो पाला जो है पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। पहले ताइवान को सपोर्ट किया, फिर चीन को, और फिर कहाँ सपोर्ट करेगा, ताइवान को सपोर्ट करेगा। अब देखिए क्या हो रहा है। यूएसए का जो सामरिक दुविधा, यहीं से मामला फंस गया। माने ठीक वैसे ही चीज़ है ना, मतलब आप पैसा रखे हुए हैं जेब में, सपोज करिए जेब में पैसा है, आप चाह रहे हैं कि सारी आवश्यकताएं हमारी पूरा हो जाए, मतलब गाड़ी बंगला सब चीज़ आ जाए, ऐशो आराम, और मेरा पैसा भी खर्च नहीं हो। ऐसा हो सकता है? चीन मैंने अमेरिका को क्या लगा होगा उस समय। देखिए जब 1979 में जब चीन का आर्थिक उदारीकरण हो रहा था, जाके उससे हाथ मिला लिया उस कोल्ड वार के दौर में। खुद सोचिए, अमेरिका को कभी भी लगा होगा कि इतना जल्दी से कोई देश कैसे ग्रो कर सकता है। यूएनओ का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट जो सीट पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दिया, ताइवान से छीन के। सोचिए कितना ये इसका जो ड्यूलिज्म जो चेहरा है अमेरिका का, इस बात पे मैं बार बार बल देना चाहूँगा। अब ताइवान जो संबंधी जो कानून अब इसने 1979 में लाया, क्योंकि ताइवान का तो धोखा दिया था, लेकिन अब पुनः ताइवान का ट्रस्ट जीतने के लिए 1979 में ताइवान संबंधी कानून एक संधि यहाँ पे लाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस संधि में साफ साफ बोला गया कि देखो ताइवान वालों, अगर तुम पे, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती करके अगर तुमको मैंने अगर अधिग्रहण करना चाहता है, मैंने कौन अधिग्रहण करेगा, चीन। अगर चीन तुमको जबरदस्ती अधिग्रहण करेगा तो हम तुमको आश्वासन देते हैं कि माना जाएगा कि साफ साफ वो हमको करना चाह रहा है। तुम पे अटैक का मतलब कि हम पे अटैक का मतलब है। अब यही 1979 है, अभी बार बार अभी चर्चा में चल रहा है ताइवान संबंधी कानून को लेके। वर्तमान में अगर ताइवान की स्थिति देखा जाए तो कंप्यूटर चीप के मामले में पूरे वर्ल्ड में ध्यान रखिएगा हिस्सेदारी 80% रखता है, मैंने 60%, मैंने सेमी कंडक्टर जो होता है ना, ध्यान रखिएगा सेमी कंडक्टर के मामले में ताइवान इतना ग्रोथ किया यहाँ पे। देखिए काफ़ी अच्छा खासा पूरे वर्ल्ड का 60% सप्लाई अकेले यहाँ पे ताइवान करता है। सोचिए टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान कितना यहाँ पे डेवलप कर चुका है। भले ही एक जियांट कंट्री बगल में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय, तो चीन के आय से यहाँ पे लगभग 5 गुना ताइवान की आय का यहाँ पे नहीं, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। जीडीपी में उतना कैसे जाएगा, खुद सोचिए। एक छोटा सा इतना बड़ा है, चीन इतना बड़ा सा है, लगभग ठीक है 2500-2600 गुना बड़ा ताइवान से यहाँ बड़ा है, तो जीडीपी में कैसे कोई इतना जा सकता है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय एचडीआई वगैरह में जो ताइवान है यहाँ पे काफ़ी आगे है। ताइवान का अब यहीं से चूँकि अब अमेरिका आ गया, तो अमेरिका मतलब लोकतंत्र, ताइवान का लोकतांत्रिकरण यहीं पे शुरू हो गया। और अब तीसरा ताइवान जलडमरू मध्य संकट 1996 में हो गया। हुआ क्या था, तो जलडमरू मध्य के जस्ट पार ताइवान की सीमा तक जो मिसाइल दागने लगा, चीन यहाँ पे दागने लगा। ध्यान रखिएगा, चीन यहाँ पे दागने लगा। ठीक है, मिसाइल परीक्षण यहाँ पे करना शुरू कर दिया। लेकिन अब 1996 के बाद से मामला बहुत हद तक यहाँ पे ठीक हो चुका था। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चीन को लेके। ठीक है, अब चीन को लेके अब थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। अब 1996 के बाद से देखेंगे तो बहुत उतार चढ़ाव आया है, लेकिन कभी इस तरह का एक रेसिवनेस जो रुख था चीन का ताइवान के प्रति यहाँ पे नहीं रहा है। चीन भी अपने इकोनॉमिकल ठीक है एक्टिविटी पे पूरी तरीके से यहाँ पे बल दिया है। ऑलरेडी चीन ताइवान का जो ट्रेड है बहुत कई मतलब बिलियन डॉलरों में यहाँ पे है। दूसरी तरफ देखा जाए तो रूस यूक्रेन संकट को भी माना जा रहा है कि भाई जिस तरीके से रूस चाह रहा है कि भाई यूक्रेन को निपटा दे, वैसे यहाँ पे चीन भी चाह रहा है कि ताइवान को भी इसी तरीके से हम निपटा दें। तो कई सारे जो इतिहासकार हैं, मैंने कई सारे जो ठीक है स्पेशलिस्ट है, विशेषज्ञ हैं, जो ठीक है अपनी अपनी बात यहाँ पे रख रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि अब आगे का अंजाम क्या होगा। इतना से तो आपको ज़रूर पता लग ही गया होगा कि आखिर चल क्या रहा है। अब चीन है, देखिए यहाँ पे चीन को देखना पड़ेगा। यूरोप हो गया, यूएसए हो गया और यहाँ पे जापान हो गया। इन तीनों देशों के साथ अगर चीन का जो देखा जाए तो हर जगह देखेंगे ना तो व्यापार मतलब इतने बिलियन डॉलर में है। यहाँ पे एग्जैक्ट में डाटा अभी आपको नहीं दे सकता हूँ, खुद आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चीन का व्यापार इन तीनों देशों के साथ सबसे यहाँ पे बड़े रूप में मौजूद है। और अगर इस तरह की घटनाएँ हो रही है तो चीन को बहुत यहाँ पे लॉस हो सकता है। चीन का जो ऑलरेडी जो प्योर जो दोस्त है रूस, देखिए चीन रूस की जो अर्थव्यवस्था
देखा जाए तो यूक्रेन संकट की वजह से बहुत हद तक यहाँ पे प्रभावित ही रही है। रूस से अगर चाहेगा कि चीन भाई हमको मदद दे दे, तो रूस तो अपने फंसा हुआ है, कैसे करेगा खुद सोचिए आप। और यहाँ पे सारे देश का जो ग्रुप है, सिंपैथी है, पूरी तरीके से ताइवान को मिलने लग जाएगी। खुद देखिए चीन और ताइवान की जो अर्थव्यवस्था 2017 से 2022 के बीच 515 बिलियन डॉलर की रही है। तो सोचिए इतना बड़ा इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है, इतना बड़ा इकोनॉमिकल जो लॉस है, क्या चीन झेलने के लिए तैयार होगा? खुद सोचिए। दूसरा है कि शी जिनपिंग यहाँ पे आगामी जो राष्ट्रपति जो चुनाव है, चूँकि ठीक है जनता में अपना प्रभाव डालना चाहता है कि देखो भाई चीन इतना आसानी से दबने वाला नहीं है, हार्ड पावर का यूज कर रहा है। तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये बस एक दिखावा हो, छलावा हो, कि दिखा के छोड़ दें ताकि जनता में हमें सहानुभूति भी मिल जाए, अपना चुनाव भी जीत जाए और ताइवान भी बचा रहे। खैर अभी कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ हम लोग भारत की बात करें तो देखिए 1955 में ही बांडुंग सम्मेलन में अमेरिका से पहले तो भारत ने मान्यता दे दिया था वन चाइना पॉलिसी को। सोचिए उस समय नेहरू की यही है ना, मैंने नेहरू की विदेश नीतियों में सबसे बड़ी भूल माना जाता है चीन के साथ विदेश नीति को लेके। लेकिन अब क्या करेगा, कोई पीछे से छोड़ा घोप देगा, कितना भी आप हिंदी चीनी भाई भाई कर ले, पीछे से कोई छोड़ा ही घोप देगा। तो आप यही है ना, किसी के माथे को तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, कोई भगवान नहीं है। नेहरू भी मैंने अपनी इथिकल वैल्यू के साथ अपनी जो भी जो फॉरेन जो ठीक है पॉलिसी थी उसको आगे बढ़ा रहे थे। तिब्बत को भी यहाँ पे भारत ने अभी न मान लिया है। देखिए ये दो चीज़ बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है भारत की विदेश नीति में। खैर चीन को भी अब एक भारत की नीति पर अमल करना चाहिए कि भाई कश्मीर अभिन्न अंग है, ऑक्साई चीन को दे दे भारत को। क्या चीन ऐसा करेगा? ऑलरेडी देखिए इधर मैकमोहन लाइन को लेके कितना यहाँ पे इधर ठीक है आए दिन विवाद होते रहता है, लद्दाख को लेके इधर होते रहता है और अरुणाचल को लेके यहाँ पे होते रहता है। चीन कहाँ, देखिए चीन हमेशा से ही भारत के प्रति देखा जाए तो एक बहुत ही आक्रामक विदेश नीति को अपना रहा है। विदेश जो रणनीति भारत का थोड़ा थोड़ा आपको कमज़ोर दिखाई देगा, लेकिन मैं ध्यान दिखाना चाह रहा हूँ ठीक है, कश्मीर क्या कर रहा है, मैंने कश्मीर के लोगों को चीन एक स्टेबल वीज़ा दे रहा है। अभी तो चल रहा है बेल्ट रोड ऑफ इनिशिएटिव जो चल रहा है पूरी तरीके से, तो ये बहुत बड़ी भारत के लिए समस्या का विषय है। और इसीलिए भारत की जो एक्ट जो विदेश नीति का जो चीन भी एक अंग माना जाता है, धीरे धीरे भारत के द्वारा आक्रामक नीति को अपनाया जा रहा है। और भारत ने वर्ष 2002 से अभी तक 2010 से देखिए कांग्रेस के समय से ही जो भी आधिकारिक जो दस्तावेज है, अब यहाँ पे मोदी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस नहीं करना आपको, 2010 में पता है कि किसकी गवर्नमेंट थी, यहीं से आधिकारिक दस्तावेजों में एक चीन नीति को बंद कर दिया है कि भाई हम एक चीन पॉलिसी को नहीं मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2014 में ठीक है जब मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे आई है, एनडीए गवर्नमेंट आई है, तो थोड़ा सा और भी हमें ठीक है आक्रामकता देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कितना किस हद तक किधर जाएगा बहुत बड़ी समस्या है। हो सकता है कभी यही जो मामला है, अगर चाइना अगर देखिए चाइना की जो बाउंड्री लाइन है बहुत बड़ी है, 14 देशों के साथ अपनी बाउंड्री लाइन शेयर करती है। अगर चाइना ताइवान की तरफ अटैक करता है तो भारत भी इधर मलक्का के तरफ मलक्का स्टेट को बंद कर दे, चाइना के खेले ख़त्म हो जाएगा। लद्दाख के तरफ इधर अरुणाचल के तरफ भी मतलब बहुत हद तक यहाँ पे संभावना बन रहा है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे अपनी मतलब सैनिक एक्टिविटी को यहाँ पे कर सकता है। अब लास्ट है यहाँ पे चाचा चौधरी की बात कर ले, हम लोग अमेरिका की बात कर ले। तो देखिए अमेरिका जो ताइवान जो आधिकारिक राजनीतिक संबंध नहीं है वहाँ पे, लेकिन 1979 का जो ताइवान जो संबंधी अधिनियम है ताइवान को रक्षा के लिए साधन प्रदान करने के लिए बाध्य है, हर हाल में बाध्य है, छोड़ा नहीं जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसीलिए अगर चाइना ताइवान पे अटैक कर रहा है तो यूएसए हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेगा किसी भी कीमत पे। यह ताइवान का सबसे बड़ा इसके साथ साथ हथियार आपूर्ति करता है और रणनीतिक अस्पष्टता की एक नीति का पूरी तरीके से पालन भी करता है। कुल मिला के आप अमेरिका को भी देख रहे हैं। मैंने अभी निष्कर्ष यही, अमेरिका ताइवान को छोड़ने वाला नहीं है। यूक्रेन को तो छोड़ दिया, लेकिन अब यूक्रेन को जिस तरीके से अमेरिका ने छोड़ा हुआ है, क्या पता ताइवान को भी मरने के लिए छोड़ दे। अब कहना कोई फ्यूचर नहीं देखा है, ठीक है, कोई अनुमान ही लगा सकता है। लेकिन कुल मिला के हम ठीक है कामना यही कर सकते हैं कि जितना हो जो जहाँ पे है ठीक है सही से रुक जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं है। इससे ह्यूमन रिसोर्स या फिर ठीक है इंसानियत पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर
अगर आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से तो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। देखिए लेक्चर की लंबाई ठीक है जितनी होगी ना, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी क्या है कि यूट्यूब में आप चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट के लेक्चर में आप सारा का सारा कर लें, वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। अभी सवाल थोड़ा घुमा के पूछ देगा तो एग्ज़ाम हॉल में पसीना पसीना आ जाएगा। आपको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसे लेक्चरों के लिए 2 से ढाई घंटे, 1.5 घंटे का जब तक आप समय नहीं देंगे ना, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर कभी भी नहीं हो सकता। बुक से पढ़ते रह जाएंगे, माथा पच्ची कर जाएंगे, कभी नहीं क्लियर होगा। इसीलिए एज ए मेंटरशिप, एज ए टीचर की यहाँ पे ज़रूरत होती है, जो कि आप लोगों को पूरी तरीके से हेल्प की जा रही है। तो इसका फ़ायदा उठाएं, आंसर राइटिंग करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जय हिंद।